नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एकदम करीब है और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि पिछला 5 साल यानी कि 2019 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुई थी, जो सरकार यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर काफ़ी कुछ हुए, परिवर्तन काफ़ी हुए, सत्तांतर हुए, पक्षांतर हुए। लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे कि महाविकास आघाड़ी जो पहली बार बनी थी शिवसेना के साथ में, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, कंपेयर करेंगे हम महायुति से। दोनों भी पीरियड में शिवसेना के ही मुख्यमंत्री रहे। पहले उद्धव ठाकरे थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 2.5 साल वर्सेस जो बाकी साल है किस तरह के रहे महाराष्ट्र के लिए, और उसको देखते हुए आगे की जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह की लोगों की अपेक्षा रखते हैं। दोनों से भी किसको चुनना चाहते हैं ये हम आपसे पूछेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि दोनों का जो 5 साल था किस तरह का रहा है, 2.5 साल और बाकी साल। सर, आपसे हम पूछेंगे कि उद्धव जी के 2.5 साल और एकनाथ शिंदे जी के बाकी साल तो किस तरह देख रहे हैं। सर, उद्धव जी की सरकार जो थी जी, वो एक सरकार थी जी। यहाँ 3 सरकारें। अच्छा। अजीत दादा की सरकार अलग है, भाजपा की अलग है जी, और ये और महाराष्ट्र के बोलने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री, मगर वो खुद को मुख्यमंत्री समझते जी। यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पे ऐसा था कि मुख्यमंत्री अदृश्य थे, इनविजिबल। हाँ, मंत्रालय आते ही नहीं थे, कहीं जाते भी नहीं थे, किसको मिलते नहीं थे। तो आबादी आबाद था, भाई बिल्ली नहीं है तो चूहे दौड़ेंगे। तो चूहों की ये हो गई। क्या मानते हैं कि क्या कोरोना का असर था? वो नहीं, वो तो पॉलिटिकल कोरोना ज्यादा था। ये तुम्हारा हेल्थ का कोरोना से ज्यादा पॉलिटिकल कोरोना था। मगर उद्धव का स्वभाव ऐसा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बाकी कुछ भी करो, ताक भी किए करो, घुसड़ो, लोनी निकलेगा, मुझे दे दो, बाकी खुश है। यहाँ पे कैसा है कि हर एक को अपना लोनी अलग से चाहिए। हर एक को आकांक्षा ये, अजीत दादा के लोग बोलते हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ जी के बोलते हैं कंटिन्यू रहेंगे, फडणवीस वाले तो खुद बोल रहे हैं कि मेरे को टारगेट करे इसलिए कि फडणवीस आए तब तक उनकी सत्ता नहीं आएगी। मालूम है, एक तरह से यही सूचित करना कि जब तक मैं हूं तभी तक सत्ता नहीं आएगी इनकी जी। तो मैं चाहिए, इधर इंडिस्पेंसिबल पर्सन हूं मैं। तो एक तरह से वो शिंदे के सीट पे भी दावा है उनका। तो शिंदे और अजीत दादा एक साथ हो रहे हैं अभी फडणवीस को साइडलाइन करने के लिए। हाँ, अजीत दादा के लोग कल बोले ना कि इनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा, यही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। अजीत दादा के लोग बोले शिंदे के बारे में। तो वैसे महायुति में एक लघु युति हो गई है। वैसे भी क्या मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में अनिश्चितता वाली है बात हो गई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो समझ में नहीं आता है लोगों को। हाँ, कोई 2019 में भी वही हुआ कि मुख्यमंत्री मनोज जरांगे भी हो सकता अचानक कोई तो हम थोड़ा इस पे विकास की भी बात करेंगे कि आखिर में जो 5 साल, पिछला 5 साल में अगर विकास की बात करें तो किस तरह का रहा। हम सूर्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ में है, वही सही आदमी है उसके लिए। तो हम पॉलिटिकल हलचल मैं करूंगा, रियल रिपोर्ट जो है। तो मिश्रा जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो 5 साल जो पिछला गया है, 2.5 साल बाकी साल जी, तो क्या देख रहे हैं कि काफी चीजें जब उद्धव जी की सरकार गई और शिंदे साहब की आई तो काफी उद्धव जी को आलोचना झेलना पड़ा कि सारे काम ठप हो गए, मेट्रो के काम चालू थे बंद हो गए, सड़कें टूटी फूटी हो गई, बाकी जो विकासिक चीजें थी वो एकदम ठप हो गई थी और उसको उन्होंने आगे शुरू किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुल मिला के 2.5 साल और बाकी साल में 5 साल अगर देखा जाए तो क्या किस तरह रहा है? सर, जैसे आपने 2.5 साल पहले उद्धव सरकार की बात की और एक चीज आपने कहा कि दोनों सरकारें जो शिवसेना के नेतृत्व में, बिल्कुल, ये इसमें तो कोई संदेह नहीं कि दोनों सरकारें एक शिवसेना पार्टी के नेतृत्व में बाला साहब के विचारों को लेकर, मतलब अपना अपना एक तरीके का उनका दावा है कि उनके विचार कौन ज्यादा लेकर चल रहा है। तो वो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। आपने विकास की बात की। रही 2.5 साल जो है, उद्धव ठाकरे जो नवंबर 2019 में जैसे कि उन्होंने पदभार ग्रहण किया, शपथ लिया, और उसके बाद सरकार, ये भी बात होती है कि भाई कोरोना के चलते बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई है। जैसा सर ने कहा कि वो घर से ही बैठकर काम करते थे, बल्कि बाकी उप मुख्यमंत्री फेसबुक का मुख्यमंत्री, हाँ, फेसबुक से जो है प्रदर्शन करने वाला मुख्यमंत्री। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस दौरान कोरोना का तो असर रहा, लेकिन विकास कार्यों पर काफी असर रहा, काफी असर पड़ा। केंद्र में देखिए दूसरी सरकार थी, मोदी सरकार थी, अब भी है, तो केंद्र और राज्य में कोई समन्वय नहीं था, उसका असर बिल्कुल पड़ा। विपक्ष मजबूत था,
जो विपक्ष की BJP, यानी भूमिका, फडणवीस जी बीजेपी, जो है। फडणवीस मजबूत थे, 105 सीटों वाली पार्टी उनकी मजबूत थी। वो लगातार हमले भी करते रहे, कोई मौका उन्होंने छोड़ा नहीं उद्धव को बदनाम करने का। जी। इसके बाद फिर आया, उन्होंने ही पार्टी फोड़ी, बीजेपी ने ही, और वो उनके एकनाथ शिंदे जी पहली बार भी उद्धव जी के सरकार में उन्होंने शपथ लिया, नंबर 2 के मंत्री थे। और ये भी कहा जाता है कि जब नंबर 2 के मंत्री थे, वो नगर विकास मंत्रालय था, बहुत बड़ा मंत्रालय संभालते थे, लेकिन उनका सारा कामकाज जो है उद्धव ठाकरे जी के जो राजपुत्र हैं आदित्य ठाकरे जी देखते थे। बीएमसी हो चाहे एमएमआरडीए हो, इवन अधिकारी खुलेआम चर्चा करते थे कि एकनाथ शिंदे जी की तो सुनी ही नहीं जाती। ये चीजें उनके अंदर, हाँ, एक तकलीफें थी कि भाई बाकी महानगर पालिकाओं में भले उनकी चलती हो, थाने महानगर पालिका में चलती, लेकिन बीएमसी एमएमआरडीए में जो है वो आदित्य ठाकरे ही वो अपना सारा काम करते थे। उसमें आपने देखा होगा कि जो मेट्रोज के जो प्रकल्प थे, जो आर्य कॉलोनी का आया, वो उन्हीं द्वारा रुकाया गया, और बाकी सारा कारसेट का मामला, तो काम तो निस्संदेह ठप रहा, कम हुआ, बाकी चीजें आई, उसमें राजनीति भी बहुत तेजी से हुई। लेकिन जब ये सरकार, जैसे कहते हैं, ये सरकार आने के बाद निस्संदेह काम शुरू हुए, कुछ चीजें दिखाई दी, या जो रुके थे, एमटीएचएल देखिए जो चालू हुआ। आज बीजेपी सबसे ज्यादा एमटीएचएल पे बात करती है सर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पे हमने दिया। समृद्धि पर बात हो सकती है, हालांकि अभी समृद्धि वहां पहुंचा नहीं है, अभी थाने तक पहुंची नहीं। लेकिन विकास कार्यों की जहां तक बात होती है ना, विकास कार्य देखिए हर सरकारें करती है, एक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये है कि किसके कार्यकाल में कुछ उसको ज्यादा तेजी आती है, डिपेंड करता है। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही नाना पटोले जी बोल रहे थे, जो विपक्ष में है ये लोग, कि भाई ये जो एमटीएचएल हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस हो या मेट्रो, ये हमारी योजनाएं थी, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो क्रियान्वयन भी जरूरी है। तो इस सरकार ने, कमजोरी है ही ना, क्रियान्वयन नहीं हुआ तो बिल्कुल कमजोरी है, और क्रियान्वयन इस सरकार ने किया जी, वहां उसको आगे बढ़ाया उन्होंने, उनको केंद्र का भी उसी तरह का सपोर्ट मिला। लेकिन उसका जो असर चुनाव पर पड़ना चाहिए था, लोकसभा चुनाव आपने पिछली बार देखा कि लोकसभा चुनाव पे उसका कोई असर इवन मुंबई पर नहीं दिखाई दिया। आप देख रहे हैं मुंबई में उद्धव ठाकरे ने किस तरह का प्रदर्शन किया। अब भी ऐसी स्थिति लग रही है कि अगर ये तीनों आपस में आए तो ऐसी स्थिति मुंबई में बनेगी कि इनके लिए मुश्किलें हो रही हैं। अब महायुति के लिए अभी भी इन्होंने सर्वे कर रहे हैं। अब पहले सर्वे तो बीजेपी ने किया, लेकिन अब सर्वे शिवसेना अंतर्गत ऐसा पता चला है कि शिंदे साहब की जो पार्टी है वो अब सर्वे करा रही है कि बीजेपी तो 50-60 सीटें ही ला सकती है। इस तरह का उनके सर्वे में इस तरह की बातें आ रही हैं। तो विकास की बात तो जरूरी है, विकास तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लोगों को एक डिलीवरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां अल्टीमेटली राजनीति आ ही गई, जैसे आपने कहा, वहां उस समय भी शिवसेना सरकार चल रही थी, आज भी वो शिवसेना के नाम पे ही सरकार चल रही है, उसी के नेता इस सरकार के मुखिया हैं। तो इन दोनों पे असली लड़ाई वाकई में अब देखा जाए तो विधानसभा में भी उद्धव बनाम शिंदे होने वाली है जी। अब इसमें राज ठाकरे की क्या भूमिका होती है, शरद पवार जी की क्या भूमिका होगी, वो देखने लायक होगा। सर ज्यादा उस पर भाष्य कर सकते हैं। सर से मैं पूछूंगा तते साहब से कि उद्धव जी वर्सेस अगर हम एकनाथ शिंदे को अगर देखें तो दिन रात काम कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में पॉपुलर एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं आज। लेकिन हम अगर कंपेयर करेंगे तो आज भी जो वोटर्स हैं क्यों उद्धव को ज़्यादा लाइक करते हैं, जैसे कि लोकसभा में देखा हमने। तो क्या विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, आपको लगता है? एक तो बाला साहब का बेटा है, शिवसेना उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने के बाद लोग बोलते कि इनके घर के ऊपर डाका क्यों डाला आपने, आप अपना घर बना लो ना, इनके घर का हिस्सा क्यों तोड़े हैं। जिसके लिए उनके प्रति सिंपैथी है। और जैसे राज ठाकरे बाहर निकले तो उन्होंने अपनी मन से बनाई जी, शिवसेना नहीं बनाई। इन्होंने शिवसेना का चिन्ह छीन लिया, ये भी छीन लिए, तो थोड़ा लोगों में उसके बारे में अप्रसन्नता है। बाद में अजीत दादा को लिया, उसके बारे में भी ये इनकी जरूरत नहीं थी, फिर काय के लिए लिया उनको, और आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय शिंदे साहब को केंद्रीय मंत्री बोले थे कि अमित शाह वगैरह, भाई उनके आने से, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये आ रहे, डायरेक्ट पैराशूट से उतरे, तो वो बोले इनको क्यों लिया, तो बोले नहीं आप वीक है, ऐसा इंप्रेशन है। उन्होंने अपने को मजबूत बनाने के लिए लिया कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए लिया? दोनों है, मगर अपने को लेकिन हुआ उल्टा, प्रायोरिटी है। लेकिन उल्टा हो गया सब।
हाँ, वो मतदाता मुस्लिम के खिलाफ गए, दलित खिलाफ गए, आदिवासी खिलाफ गए, बड़ा तबका खिलाफ गया ना, उसकी वजह से वो। सर आज की स्थिति में पॉपुलरिटी की अगर बात करें तो उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में आप क्या मानते हैं, दोनों को अगर साथ में खड़ा करें तो पॉपुलरिटी में किसको देखते हैं आप? पॉपुलैरिटी में दोनों बराबर क्या है, ऐसा लगता है मुझे। 50-50 बराबर है, हाँ। उनको काम की वजह से पॉपुलैरिटी मिली है, इनको नाम की वजह से मिली है, इतना ही फर्क है। बाला साहब ठाकरे ये नाम की वजह से उनको पॉपुलैरिटी है अभी, और इनको कामों की वजह से पॉपुलैरिटी है। काम करते हैं, लोगों का करते हैं, लोगों में मिक्स होते हैं, एक अलग टाइप का मुख्यमंत्री है करके इनको तो 50-50 सो कहूँ। सर हम कंपेयर कर रहे हैं उद्धव जी का 2.5 साल और बाकी साल एकनाथ शिंदे जी का, तो उसको देखते हुए जिस तरह से हलचल रही है पिछले 2 साल में शिंदे साहब के साथ में जो सरकार चली अभी तक, अजीत दादा बाद में आए, नो डाउट, और सब कुछ हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से मायूसी महायुति में देखने को मिल रही है और सर्वे जिस तरह से लगातार आ रहे हैं खिलाफत में, तो क्या लगता है विधानसभा में कुछ अभी समय तो नहीं है, मौका भी नहीं है, तो कितना स्थिति को बदल सकते हैं अभी? नहीं, आज अगर समझो, आज शनिवार है, कल रविवार है जी, कल अगर चुनाव होते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, तो 160 से 180 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। बीजेपी रहेगी 50 के ऊपर, 50-60। इसको वोट आप परसेंटेज के रूप में कम के हिसाब से देख रहे हैं कि सिंपति ही खाली चलता रहेगा ये? नहीं, सिंपति नहीं। लोग अभी मोदी जी के ऊपर भी नाराज है, फडणवीस के ऊपर नाराज है। फडणवीस ब्राह्मण है, ये उसका दोष मानते हैं। वो जातीयवाद बहुत बढ़ गया है अभी। मराठा राजनीति, जो मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है उससे बैकफुट पे आए हैं। मुसलमान नहीं चाहते, आदिवासी नहीं चाहते, सब खिलाफ गए ना, तो उनके साइड में कोई नहीं है। चेहरा बदल दिया अगर बीजेपी ने, कोई बहुजन समाज का दिया तो फर्क पड़ सकता है, मगर फडणवीस मानते नहीं है अभी। मिश्रा जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जब हम उद्धव जी का सरकार था उसके बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर काफी बवाला हुआ वहां पर, सचिन वजह का नाम जो है सुर्खियों में आया, उनके ऊपर एंटीलिया में ब्लास्ट रखने का आरोप लगा, और ऐसा कहा गृह मंत्री जो है 100 करोड़ रोज की वसूली करते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगा। तो 1-2.5 साल तो देखा है तो पूरा भ्रष्टाचार का ही आरोप में चला गया पूरा, और उसके बाद जो बचा खुचा जो टाइम था शिंदे साहब के लिए, तो क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन सकता इसमें? नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए 2.5 साल का जो था, इसमें संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार मुद्दा बना, विपक्ष उस तरीके से उस भ्रष्टाचार को उठाने में सफल रहा, बिल्कुल मुझे। लेकिन आप देखिए, भले भ्रष्टाचार को उठाने में सफल रहा, लेकिन ईडी का मामला हो या सीबीआई का मामला हो या ये जो चीजें, जो राज्य की जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसका भी मामला हो, लेकिन एक भी मामले में कन्विक्शन नहीं हो पाया, वो मामले सिद्ध नहीं हो पाए, भले क्लीन चिट मिली। आप सब वही तो सर बता रहे हैं कि लिया उन्होंने अजीत पवार के ऊपर, इसी सरकार ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, उनके खिलाफ सीबीआई एसीबी की इंक्वायरी होती है और उसके बाद वो हट जाता है, क्लीन चिट मिलती है और मुख्यमंत्री बनते हैं। वॉशिंग मशीन काफी फेमस हो गया। इससे जनता का विश्वास जो है विपक्ष भी नहीं बना पाया उस दौरान। उन्होंने खिचड़ी घोटाले पर के बहुत सारे आरोप लगाए, यहाँ लगाए, अब ये वो आरोप इनके ऊपर भी अब आ रहे हैं। अब जैसे बीएमसी में ठेकों को लेकर अब नई सरकार के द्वारा भी जो कंक्रीटीकरण का मामला है और बहुत सारे, अब उस तरीके के थोड़ा थोड़ा विपक्ष भी उस मामले को उठा रहा है। वडेवट्टीवार ने भी बहुत बड़ा मामला उठाया। तो भ्रष्टाचार का मामला मुझे लगता है कि गौण ही साबित होता है। लोग बोलते हैं लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा सर ने, लोग कहते हैं चोर है। भ्रष्टाचार में दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सारी चीजें जनता को उसका हिस्सा मिलता है, जनता को हिस्सा मिलता है। तो ये जनता का हिस्सा, ये लाडली बहन योजना या और जो भी योजनाएं चलाई जाती, जनता को डायरेक्ट उसका फायदा, किसानों को उसको डायरेक्ट फायदा किस तरह मिल रहा है। जनता भी एक तरह की अलग तरीके से हो गई सर, होशियार हो गई है, या कहिए कि वो उनको पता चल गया कि भाई ये इतना खा रहे हैं, हमको भी थोड़ा चाहिए उसमें हिस्सा, तो चाहिए भाई तुम भी थोड़ा सा ले लो। मुझे ऐसा लगता है हमको भी कुछ दीजिए आप। तो उसी बहाने अब 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांटते हैं, वही बार बार मुद्दा आता, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते हैं, 80 करोड़ लोगों को गरीब दिखाई रहे हो आप। 80 करोड़ लोग, हमें उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों लोगों के नाम बता सकता हूं जिनके पास 8-8, 10-10 बीघे जमीन है, जो मोटरसाइकिल बना के, बाल बना के आराम से बाजार जाते हैं, लेकिन उनको भी महीने में राशन लेते हैं वो।
पैसा भी ले रहे हैं। जनता पैसा भी ले रहे हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था कुछ नहीं। जनता भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अब आरक्षण का भी मुद्दा जो भी है, ये भी जो मुद्दा है या नाराजगी का है, ये माहौल बनाया हुआ है। जाति के आधार पर पूरा देश चल रहा है सर। महाराष्ट्र बोलते हैं आपकी पुरोगामी महाराष्ट्र है, ये है, यहाँ जाति की बात नहीं होनी चाहिए। पूरा कास्ट के ऊपर ही कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, टोटल कास्ट पे हुई है पूरा का पूरा। आप बताइए, एक अल्पसंख्यक समाज को सरकार ने दिया है, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक समाज, लेकिन जो बातें होती हैं, आप देने से ज्यादा आप बातों से अपना नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये राजनीति में आई है, द्वेष। उनको लगता है ये तो द्वेषी हैं, ये तो हमारे द्वेषी। प्रधानमंत्री जब बातें करते हैं एक वर्ग के खिलाफ या बात करने की कोशिश या गृह मंत्री करते हैं, तो वो वर्ग को लगता है कि ये तो द्वेषी हैं हमारे, चाहे भले उनको चाहे जितना दे दो। आप इतने मकान देते हो, आप उनको सिलेंडर देते हो, आप चीजें, लेकिन वो दलित समाज आपसे क्यों दूर जा रहा है? वो मुस्लिम समाज आपसे क्यों दूर जा रहा है? आप विकास की बात करते हो, विकास करते हो, विकास भी चल रहा है, लेकिन वो दूर क्यों जा रहा है? उस पर कोई चर्चा नहीं होती या उसको कोई समझने को तैयार नहीं पार्टियां। और उसका हमारे यहाँ ऐसी चर्चा होती नरेटिव की, तो नरेटिव फैलाने में सभी पार्टियां माहिर हैं। सभी पार्टियां वही फेक नरेटिव फैला रही हैं। वो आप भी फेक नैरेटिव चला रहे हो, वो भी चला रहे हैं। प्लस है कि कौन उसमें बाजी मार लेता है सर। किसी का नैरेटिव चल जाता है, किसी का नैरेटिव फेल हो जाता है, इसका इनका चल गया पीछे। हाँ, इंडिया के बारे में कोई सोचा ही नहीं था, कोई नहीं। आप सोचिए, वही नैरेटिव था तो वही नैरेटिव चला। बाकी विकास के मुद्दे और बाकी मुद्दे गौण हो गए, फिक्शस मुद्दे पर चला। जी 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 जी। तो वो जो चल रहा है वो उस पर रोक लगनी चाहिए, या रोक तो लगनी नहीं है, लेकिन वो कम होना चाहिए। जनता को उससे समझना पड़ेगा। सर, हम तो कंपेयर कर रहे थे कि 2.5 साल और बाकी के साल जो बचे हुए थे, तो उसको देखते हुए अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं कि क्या देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में तो हो जाएगी, सरकार किसकी देख रहे हैं आगे के लिए सर महाराष्ट्र में? जी, नहीं आनी चाहिए मगर आएगी। नहीं आनी चाहिए मगर आएगी, किसकी? महाविकास आघाड़ी सरकार फिर भी मुझे ऐसा लगता है जोड़ तोड़ की ही बनेगी। बिल्कुल, ये इसमें निस्संदेह। अजीत दादा कहाँ जाएंगे पता नहीं। हाँ, अजीत दादा कहाँ जाएंगे, हो सकता है उद्धव के नेतृत्व में बन जाए और बीजेपी उनको सपोर्ट दे दे। ये महाराष्ट्र की राजनीति भी अब उसी तरीके से चल रहा है। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा और ये किस तरीके की बनेगी, ये पहले तो जनता नैरेटिव अपना आप बनाएंगे और उसके बाद फिर जब चुनाव हो गया तो अपने क्या लगता है पवार साहब की क्या भूमिका हो सकती है इसमें चुनाव के बाद? He will be managing the whole show। बहुत बड़ी बात। सब शो पूरा मैनेज वही डिसाइड कौन किसके साथ जाएगा। बीजेपी को आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, चलते हैं। खैर, हम लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो पिछला 5 साल जो अभी सरकार जो 2019 की बात चली, 2.5 साल उद्धव जी का, बाकी शिंदे साहब का, तो कंपेयर तो हमने कर लिया कि कौन क्या काम किया, किस तरह का पॉपुलरिटी लिया। लेकिन जो अभी चुनाव आने वाले हैं, जो अभी अगले महीने चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर तक, उसमें क्या लगता है आप लोगों की? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। तो हम जो है लगातार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हम लगातार लगे रहेंगे आपके सामने, और अंदर की खबरें जो है हम तक जरूर पहुँचाएंगे। तो इसके लिए आप जो है बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।